सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। जब से बना है नया पाकिस्तान, अवाम को सता रहा है रोज एक नया बहरान। कभी चीनी, कभी आटा, कभी पेट्रोल, कभी डॉलर महंगा और अब सर्दी आने से पहले गैस नायाब। तब्दीली ने तोड़ दिए हैं अवाम के सारे ख्वाब। खबर यह है कि काबीना तवानाई कमेटी ने गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सीएनजी और जनरल इंडस्ट्री को 2 माह के लिए गैस फराहमी बंद करने का कहा गया है। हुकूमत ने घरेलू और कमर्शियल सारिफीन को तरजीह दी है, लेकिन सवाल यह है कि जब सनतों की गैस बंद होगी तो फिर बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाली पीटीआई के पास इसका क्या जवाब है, इसका तो पता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन ने हुकूमत को ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला कर लिया है। खबर है कि मुश्तरका इजलास में कानून साजी के महाज पर हुकूमत के हाथों शिकस्त का बदला अदम एतमाद की तहरीक ला कर लिया जाएगा। वाकिफान हाल का दावा है कि हुकूमत के खिलाफ इस नई जंग का आगाज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से होगा, क्योंकि अपोजिशन इल्जाम लगा रही है कि मुश्तरका इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली ने कवायद की धज्जियां उड़ाई, जिससे हुकूमत अपोजिशन को रोंद कर कानून साजी में कामयाब हुई। अब देखना यह है कि बिलावल भुट्टो की इस तजवीज पर अपोजिशन मुत्तफिक होती है या नहीं, क्योंकि पहले भी इसी इन हाउस तब्दीली की हिकमत अमली ने पीडीएम में फूट डाल दी थी। पीडीएम से ही माइनस हो गई थी। अपोजिशन के इस हमले से हुकूमत कैसे निपटेगी? क्या फिर चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात की तारीख दोहराई जाएगी? हुकूमत और अपोजिशन के इस हमले का फिर हैरानकुन जवाब क्या दोबारा देगी? इसका पता आने वाले दिनों में चलेगा। लेकिन एक और जवाब हुकूमत की जीत का मजाक किरकिरा कर रहा है, और वो है ईवीएम के मामले पर इलेक्शन कमीशन की कंफ्यूजन। आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान भी शरीक हुए। इजलास के दौरान अरकान ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से मुतालिक सवालात किए। अगले इंतखाबात ईवीएम के जरिए होंगे या नहीं, ये जवाब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन गोल कर गए। इनका कहना था कि अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ईवीएम के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। पहले मशीन की खरीदारी और अमले की ट्रेनिंग समेत 14 मराहिल से गुजरना होगा। 14 मराहिल से ईवीएम के इस्तेमाल से मुतालिक मजीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ेंगे। एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें होंगी, इसका तखमीना लगाना भी बाकी है। यानी दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो हुकूमत के लिए ईवीएम मामले पर अभी इश्क इम्तिहान और भी है। क्या वज़ीर आज़म की ये ख्वाहिश पूरी हो पाएगी? इसी से आगाज़ करेंगे। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, जो तफसील सामने आई है उसमें तो हेलीकॉप्टर्स चाहिए ईवीएम मशीन्स पहुंचाने के लिए। मैं नहीं कह रहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। इसके अलावा आईटी माहिरीन हर पोलिंग स्टेशन पर चाहिए जी, और पता नहीं और क्या कुछ इलेक्शन कमीशन को चाहिए होगा। कितने अरब रुपया चाहिए होगा। इतना तो मेरा ख्याल है बजट में से किसी बड़े इदारे के लिए भी नहीं होगा कि जितना यहाँ पर चाहिए। तो ये वो कहते नहीं, ना ही समझिए। फिर उसामा साहब, इलेक्शन कमीशन तो पहले दिन से उसकी मुखालफत कर रहा था। मसला ये है कि ये एक मशीन है। आपने 1 लाख पोलिंग स्टेशन अगर बनते हैं, जो अंदाज़ा ये है तकरीबन 1 लाख पोलिंग स्टेशन बनेंगे अगले इलेक्शन में, और अगर आपने वहाँ पर ये मशीन पहुँचानी है 1 लाख मशीनें, और हर मशीन चालू हालत में होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। अब कोई मशीन ख़राब हो जाए, किसी पोलिंग स्टेशन में मशीन ही नहीं काम कर रही, कोई मेरा मतलब 1 लाख में अगर 5,000 काम नहीं कर रही, 10,000 नहीं कर रही, तो उसका क्या करेंगे? क्या वहाँ पर दोबारा इलेक्शन होगा? उसके बाद पीएमएलएन को सबसे बड़ी रेजर्वेशन हुकूमत कह रही है कि 7 मैनुअल सिस्टम भी चल रहा होगा। वैसे जिस तरह पहले इलेक्शन में चल रहे हैं उस तरह होगा। वो पर्ची शर्ची 7 चल रही होगी। वो भी सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इसी पे इन्हिसार होगा। ये शफकत महमूद साहब ने भी क्लियर किया। सर जी, पहली बात तो ये थी, इस तरह इलेक्शन नहीं होते उसामा साहब। उसका एक प्रोसीजर होता है। आपने लॉ बनाया हुआ है, इलेक्शन लॉज में बड़ा क्लियर है कि इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको आप पहले इंट्रोड्यूस करवाते, उसके बाद पूरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन करवाते। अब 133 का लाहौर में इलेक्शन हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे करवा देते, अपोजिशन को भी दिखाते, उसका एक डेमो पूरी कौम को दे देते, ये वोटिंग मशीन है, इसके ज़रिए से इलेक्शन हो रहा है, ये आप देख लें। आज मेरी पीएमएलएन के लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि ये एक मशीन है,
इसको जो आप फीड करेंगे वही आपको रिजल्ट मिलेगा। मेरा मतलब है कि अगर ये मशीन में आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर रिजल्ट कर देते हैं तो उसमें कि 2 हर 3 वोटों के बाद जो अगले 5 वोट जो है वो पीटीआई को चले जाएंगे या पीएमएलएन को। सर वो मैनुअल सिस्टम से वो अगर मुताबिकत नहीं रखेगा तो पता लग जाएगा। वो एक शख्स को पता होगा मेरा वोट यहाँ डला है, वो आकर कंप्लेन कर सकते हैं मैंने तो इस पार्टी को वोट ही नहीं डाला, या देखिए मैंने मैनुअल सिस्टम में कुछ और है, यहाँ पर कुछ और। आपने बिल्कुल सही बात की उसामा साहब। ईवीएम मशीन के जरिए से फौरी तौर पर रिजल्ट आएगा, फौरी तौर पर आएगा। जी जी, उससे और काउंटिंग का प्रोसीजर तो अगले दिन तक चलता रहता है जी। अब जिसके फौरी रिजल्ट आया और उसका अनाउंसमेंट हो गया ईवीएम का कि ना ये जीत गया है और इतने वोटों से जीत गया है, और उनको टैली कौन करता है सर? कौन करता रहेगा टैली उसामा साहब? जब वहां गिनती हो रही होती है सारे निकल गया सर, जब वो पोलिंग बूथ के बाहर गिनती हो रही होती है, पोलिंग बूथ मैं आपको एक और बात बता दूं, ये मैं आपको एक और बात बता दूं, ठप्पे तो ना लगे। ये एक ऐसा उस्तरा है, हो सकता है कि कल पीटीआई ही इसका शिकार हो जाए, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आज मरे जा रहे हैं ना ये इस मशीन पे, ईवीएम पे, हो सकता है इसका पहला टारगेट जो है वो पीटीआई खुद बन जाए। ठीक, तो फिर उनको तो फिर समझ आ जाएगी, उनको आ जाएगा मजा फिर। अच्छा, गुलाम नबी साहब मुस्कुरा रहे हैं, गुलाम नबी साहब ये कभी तो होना है, अगर हमने तरक्की की तरफ जाना है। मैं देखता हूँ आज हर एक के पास स्मार्टफोन आ गया है, शायद भी बहुत से लोग इस्तेमाल करते होंगे। वो हमने देखा था बचपन में वो घुमाया जाता था वो फ़ोन, और उस तरह अभी भी शायद कई जगहों पर पड़ा हो। लेकिन इसी तरह से अब डिजिटलाइजेशन का दौर है। मुझे नहीं लगता कि चाहे 10 साल 20 साल आप कह लें या 30 साल लग जाए, कहीं ना कहीं जाकर ये चीज़ आनी है। तो क्या हम इदारों के साथ मिलकर यानी वहीं पर बैठे रहेंगे? आज देखिए स्टेट बैंक अगर आज ना कहता जी इलेक्ट्रॉनिक ये इंटरनेट बैंकिंग जिस तरह अब हम देखते हैं उसकी तरफ आए जी, इंटरनेट बैंकिंग की तरफ, अब ये इसी तरह से इंटरनेट वोटिंग भी है। तो हम कब तक इस तरह से पीछे रहेंगे? यानी एक आगाज तो हुआ है, चाहे अभी इलेक्शन ना हो, लेकिन उसकी तरफ कदम तो बढ़ाए जाएं। क्या ये आखिरी और पहला मसला है पाकिस्तान का, या इसके अलावा कोई और मसाइल पाकिस्तान में नहीं है? बड़ा मसला जरूर है का ये खामखा सर, नहीं, धांधली बहुत बड़ा मसला है। ये मईशत से बड़ा मसला है सर। वो इसीलिए ऑपोजिशन कहती है धांधली से इलेक्शन होंगे तो फिर मईशत कहाँ चलेगी? पीटीआई धांधली से आई है, इसी वजह से मईशत नहीं चल रही। अगर आपको मशीन का शौक है और वाकईतन आपने मशीन इंस्टॉल करनी है तो एक बटन दबाएं, एफबीआर को इंटीग्रेट कर दें तमाम बैंकों से और तमाम अवाम के साथ नादरा के डाटा के साथ रख के एक बटन दबाएं। वो तो कह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड है सर, वो तो कह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड है, तो वो ताकि मुल्क की मईशत जो है ना वो इसको फिर इस तरह से होगा ना कि तमाम के तमाम जो हमारे सुई गैस बिजली के जो कंपनियां हैं उनके कंज्यूमर्स हैं और जो बैंक्स हैं जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं और जहाँ पे एफबीआर का हमारा सिस्टम है, एनटीएन है या शनाख्ती कार्ड है, उसको नादरा के साथ इंटीग्रेट कर दें सबको। और फिर आप देखें मुल्क की मईशत कहाँ खड़ी है, मुल्क की कौन सी चीज़ कहाँ पे खड़ी। ये है मसला आपका मसला वोट का मसला नहीं है। यहाँ वोट कितने लोगों का अपनी मर्जी से कास्ट हुआ है, कितनी हुकूमतें अवामी विल के ऊपर आई हैं, कितनी हुकूमतों ने अवामी विल के ऊपर काम किया है। अगर ये अवाम की लाई हुई हुकूमतें होती तो फिर ये अवाम को डिलीवर ज़रूर करती। वो जहाँ से आते हैं, जिनकी मर्ज़ी से आते हैं, जिनकी सिफारिश पे वो इधर तक पहुँचते हैं, वो उन्हीं के साथ इंटीग्रेट रहते हैं। पब्लिक में उनकी जड़ें किस हद तक हैं ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है। रही बात ईवीएम की, तो आप ये बताएं कि 18 महीने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ख़त लिखा था और उसने अपनी सिफारशात ये जो आज उमर मीर साहब ने कही हैं, ये आज से 18 महीने पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बताई थी ईवीएम के ऊपर। उसके ऊपर एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा किसी ने कि ये अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाले ये बात कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स इनके हैं कि वो ये कह रहे हैं कि 150 अरब रुपया लगेगा, वो ये कह रहे हैं कि 8 लाख मशीनें चाहिए हैं, वो कह रहे हैं कि 2 लाख रुपये पे फी मशीन आएगी, वो कह रहे हैं कि 2 से 3 लाख हमें कम से कम 2.25 लाख बंदा चाहिए होगा। 86,000 हमारे पोलिंग स्टेशन पिछले इलेक्शन पे बने थे, पहुंचाई गई थी, तभी तो लड़ाई हुई थी इलेक्शन कमीशन के साथ हुकूमत की जी गुजरा की। तो ये बातें पहुंचाएगी तो इसका हल किसने निकालना है? इलेक्शन में बार बार ये बात करता हूँ, इलेक्शन हुकूमत ने कराने हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराने हैं, ये चीज़ देखनी चाहिए। ये चीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का प्रोगेटिव है, उन्होंने देखना है कि क्या वो इस तरह से रेडी हैं
वो ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर रोज़ाना की बुनियाद पे जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है। आज से 4-5 साल पहले तो हम 3G पे थे, या उससे पहले 2 साल पहले, हम 5 साल की बात करें तो 5 साल पहले ये व्हाट्सएप और ये इस तरह की चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो उस वक्त हम सिर्फ वॉइस कॉल के ऊपर थे या SMS टेक्स्ट था। अभी जो मैसेजिंग आ रही है या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर देखिए 5 साल बाद 2023 के अगर हुकूमत प्रोवाइड कर देती है तो सर क्या ये 2 साल में इलेक्शन हो सकेंगे? अगर चले फेज वाइज हो जाए, किसी सूबे में कोई यानी MPA के इलेक्शन हो जाएं, MPS के इलेक्शन हो जाएं, और फिर बाद में कोई हफ्ते बाद जो है MNS की तरफ जाया जाए, यानी ये भी तो हो सकता है कि आप इतनी मशीन्स लें और मरहलावार जिस तरह भारत में होता है उस तरह सिलेक्शंस किए जाएं। आपको लगता है कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, अगले 100 साल भी हम ये करवा नहीं सकते? देखिए, जिन जिन ममालिक में ये लगी हैं उन ममालिक की आपने कभी स्टडी की है कि उन लोगों ने क्यों इसको ख़त्म किया? क्यों वो लोग नहीं ख़त्म किया? अमेरिका में भी है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप तस्दीक फरमा दें। बाकी में इतना इंडिया देखिए, या तो फिर आप भी इस तरह से करें, आप एक इलेक्शन जो है ये इसका 2-3 हलकों का 2023 में करवाएं, ठीक, और इलेक्शन कमीशन से ये कहा जाए कि हमने अल्टीमेटली इस ऑप्शन के ऊपर जाना है और ये हमें इस वक्त इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ले लें, और नेक्स्ट आप जब कंफर्टेबल फील करें, हमें अगले इलेक्शन से पहले हर तरह की नई से नई टेक्नोलॉजी पे हमने काम करना। 2-2 साल तो कोटेशनें मांगने में लग जाते हैं, ये किधर से कोटेशन लेंगे 18 महीने में, और वो मशीनें भी आ जाएंगी। चलें सर, वो मैंने इसलिए चिप लग जाएगी। इसके इम्तिहान और भी हैं, तो ये अभी सिलसिला काफ़ी लंबा चल रहा है। लगता है दोनों तरफ जो है अभी बयानात की जंग और होगी, पता नहीं कब हो सकेंगे इलेक्शन पाकिस्तान में। फ्री एंड फेयर तो चले हों, आइन कहता है फ्री एंड फेयर किसी तरह करवा दें, EVM के ज़रिए हों या वैसे हों, ये पर्चियों से जिस तरह से हो रहे हैं उसके ज़रिए हों, फ्री एंड फेयर किसी तरह से हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि 2023 में ही हो जाएंगे। अच्छा, अब बाबर डोगर साहब, आप देख रहे हैं कि शिकस्त हुई अपोजिशन को, कोई माने ना माने, ज़ाहिर है हम PDF बनता जब से देख रहे हैं, उसके बाद से देख रहे हैं, बहुत से आए धरना, पहले दिन से ही, पहले तो हमने देखा था कि इस पार्लियामेंट में नहीं आना था, उसके बाद से लेकर अब तक, कल का दिन भी हमने देख लिया कि जनाब ये हुकूमत जा रही है, अब गई, वो कुछ भी नहीं इस तरह का हुआ। अब एक नया महाज खोला जा रहा है कि आदत हो गई अपोजिशन को, मज़ा आता है शिकस्त में, इससे तो साख मुतासिर होती है कि जी अब हम स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। ये क्या हो रहा है? तो सर क्या ना लेके आए सर? फिर आप क्या चाहते हैं, चले मुझे बताएं। जब आपको पता है कि उसमें शिकस्त होगी तो फिर क्या उसकी जरूरत है? किस तरह से आपको पता है कि आप यही मामलात लिए चलेंगे, फिर यही 5 साल इसी तरह गुजारेंगे? समझ साहब, पर्चियां फेंक के एक दूसरे को गालियां देकर मार कर, आज कुछ चैप्टर क्लोज हो गए, कल से कुछ नए चैप्टर खुलेंगे, तो चीज़ें जो हैं वो तब्दील होती आपको नज़र आएंगी, चीज़ें तब्दील होती नज़र आएंगी, ये मैं आपको कह रहा हूँ। यानी ये स्पीकर को ख़तरा है अब? बहुत सारे ऐसे लोग जो नेशनल असम्बली को देखा करते थे, उसके मामलात को देखा करते थे, स्पीकर नेशनल असम्बली के अलावा वो बहुत सारे लोग वहाँ से चले गए, वहाँ पर नहीं है। तो अब जो नए लोग आएंगे, अब मुझे नहीं लग रहा कि, देखिए 10-15 दिन में पता चल जाएगा कि मूड क्या है और उसके मुताबिक चीज़ें तब्दील होंगी। तो जो बेचारे इत्तेहादी थे, अब वो देखें कि उनको खुल के ताज़ा हवा में सांस लेने का मौका मिलता है या नहीं मिलता, और अगर उनको ताज़ा हवा में सांस लेने का मौका मिला तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि स्पीकर चेंज ही हो जाए। बहरहाल खुली फिजाओं में तो मुर्दा साहब बैठे हुए हैं, हम तो यहाँ पे बैठ के गैसी लगा रहे हैं। जो मैंने कुछ लोगों से बात की है, मैंने एक बड़े अहम बंदे से आज बात की जी, मुर्दा साहब नून लीग के एक बड़े अहम बंदे से बात की। उन्होंने कहा जी कि 1.5 महीना हम दे दें, 1.5 महीने में हम देखेंगे कि हवा में ये जो पोल्यूशन है ये कितनी कम हुई है और हवा कितनी फ्रेश हुई है। ओहो। तो 1.5 महीने के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या बड़ा होने वाला है। लेकिन उनका ख्याल है कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और ऐसे इंजन लगा दिए गए हैं, ऐसे मीटर लगा दिए गए हैं जो पोल्यूशन को कम कर रहे हैं और हवा ताज़ा होने वाली है। तो आपको क्या लग रहा है? वाक़ईतन ये बात आपकी दुरुस्त है कि नेक्स्ट वीक से जो नया आगाज़ होने जा रहा है, नया सफ़र जो शुरू होने जा रहा है, पॉलिटिकली तमाम सियासी पार्टियां इस बात के ऊपर उनका एम्फसाइज है और वो इस बात के ऊपर मुत्फिक भी हैं। कुछ लोगों ने एलानिया और कुछ लोगों ने गैर एलानिया, जो हम जाते हैं गैलरीज़ में, इधर उधर मुलाकातें होती हैं,
तो उनका ये मानना है कि अब इसके बाद जो है सिस्टम वो बेहतर होगा और तमाम जो सियासी पार्टियां हैं और जो दीगर शराकतदार हैं वो तमाम अपनी अपनी करेक्शन लगाएंगे। तो करेक्शन से मुराद ये ली जा रही है कि हर बंदा अपने अपने जो दायरा इख्तियार है उसके अंदर रहकर काम करेगा, सिवाय इसके कि कोई मुल्क दुश्मन सरगर्मी है या कोई और चीज़ है तो उस पर डिबेट की जाए, उस पर बात की जाए आपस में। लेकिन बाकी जिसका जो दायरा इख्तियार है वो उस दायरा इख्तियार में अपना काम जो है वो रखे, अपना जारी रखे। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनली और कानूनी तौर पे हम देखें और तमाम स्टेक होल्डर्स, फ़र्ज़ करें कि अगर इमरान खान साहब हैं और वो उनको सियासी तौर पे तो उनको डील किया जाए पार्लियामेंट में, तो आपको भी अंदाज़ा है और बाकी तमाम शराकतदारों को भी अंदाज़ा है कि वो तब्दीली को लाना चाहें तो अपोजिशन ला सकती है। लेकिन मुद्दा था उसमें मेरी कुछ डिस्कशन हुई कुछ लोगों से। एक तो बात ये है कि आईनी तौर पर वो ये चाह रहे हैं कि आईनी तौर पर जो भी तब्दीली आनी है वो आइन के अंदर रह के ही आनी है ना। उसके ये या तो अदम एतमाद की तहरीक आए, उससे गवर्नमेंट को गिराया जाए, इत्तेहादी जो है वो पीछे हट जाएं और उससे गिराया जाए। उसके बाद फिर क्या करना है? क्या कोई इंटरिम सेटअप लेके आना है? क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज मिलके एक नया लीडर बना लें जो कि 8-10 महीने इस हाउस को चलाए, या एक इंटरिम सेटअप आ जाए जो 3 महीने चलाए और उसके बाद इलेक्शन करवा दिए जाए? इस पे अभी कंसेंसस होना है सर। मियां साहब पे फैसला होना। रहमान साहब तो कह चुके हैं नए इलेक्शन और कुछ देखिए एक दो चीज़ें जो बड़ी अहमियत की हामिल हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंसस की या बहुत ज़्यादा वहाँ गौर गौज की ज़रूरत नहीं है। एक टेस्ट के तौर पे लिया जाए कि अगर चेयरमैन सेनेट तब्दील कर लिया जाए और अपोजिशन जमातें ज़ाहिर है वहाँ अक्सरियत में हैं और अगर वो चाहें तो वहाँ अपोजिशन लीडर जो हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी हैं वो या किसी और को कायदे ऐवान जो है वो मुंतखब करवाने के लिए वो मूव ला सकते हैं। और ये वहाँ आसान है, लेकिन अभी तो स्पीकर की बात हो रही है गुलाम साहब, अभी तो स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ चले गए, जहाँ ज़्यादा मुश्किल है। हमेशा वो नहीं वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा। वहाँ पे भी ये बात जो है, क्योंकि जो कंट्रोवर्शियल किरदार है, मेजॉरिटी है ना अपोजिशन के पास, मैं इसलिए अर्ज करता हूँ कि यहाँ तो मेजॉरिटी नहीं है लेकिन सेनेट में तो है, तो वहाँ पर जाना चाहिए। यहाँ तो बिलावल साहब कह रहे हैं अभी तो स्पीकर को तो गिराओ। जिस तरह की पोजीशन कल हमने देखी है या कल जो लोग आए हुए थे नेशनल असम्बली के मेंबरान, जिस तरह से हमारी बातचीत होती रही है तो कोई मुश्किल नहीं है वहाँ पे। अच्छा। यकीन करें कि एक इधर से मूव हो और उधर से अब शायद बहुत सारे लोग जो ये बिल्कुल ऐसी है। आप सही राय ये खबरें सुनने को मिलती हैं और बाकायदा ऐलानात होते हैं, काफली के बयानात, GDA के बयानात कि हम जा रहे हैं जी, खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद जब वो मार्का आता है, जब मैच करते हैं तो बंदे तो अपोजिशन के कम होते हैं, इनकी बात नहीं आते। अच्छा, इनकी बात नहीं है। इनकी देखें ये अपनी जगह पे हैं। देखिए आप सब लोग, अब कल MQM ने वोट तो डाला हुकूमत को, बाहर जितनी भी जर्नलिस्टों से बातचीत हुई उसमें जो उन्होंने बातें की हैं वो अगर हम ओपनली वो सारी चीजें बात करना शुरू कर दें तो फिर बिल्कुल बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाती है। वो स्टेटमेंट देते हैं हैदराबाद में यूनिवर्सिटी मिल गई, मरदमशुमारी नहीं मिल गई, वो उसके बाद तो बड़े खुश नजर आते हैं। अच्छा बाबर साहब एक सवाल राणा सनाउल्लाह साहब, उनको भी तो फेस सेविंग देनी है ना। अल्टीमेटली जब उन्होंने वोट डाला तो वो भी रोए होंगे कि जनाब अगर हमें वोट दिलवा रहे हैं तो फिर फेस सेविंग भी दे दें। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 20 से 25 लोग हमारे साथ आखिरी वक्त तक राब्ते में थे, तो ये राब्ते रखते हैं, यानी ये आप उसको कभी फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं, कभी हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, वो नून लीग की तरफ से भी कोशिश जारी रहती है। लेकिन मुझे ये बताएं बाबर साहब कि इस हुकूमत को 3 साल हो गए, तब से हम देख रहे हैं पहले दिन से जी गिराना पीपल्स पार्टी PML मिलकर 2008 के बाद नून लीग जोर लगाती रही, 2013 आ गया कि जी पीपल्स पार्टी को गिराना है जी, इसकी हुकूमत नहीं, ये तबाह हो गया मुल्क, ये बर्बाद हो गया है। पहले साथ थे, फिर काली पट्टियाँ बांध के उन्होंने वजारतों के हलफ भी लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने 5 साल इसी में गुजार दिए। उसके बाद फिर जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई तो हम देखते हैं कि जी फिर 5 साल PTI जोर लगाती रही कि जी इस हुकूमत को गिराना है। वो नवाज शरीफ की हुकूमत तो नहीं रही, लेकिन चले PML 5 साल पूरे कर गई। अब जब से ये हुकूमत आई है तो 3 साल हम ये सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि ये हमारा सिस्टम बन गया। अब हमारे यहाँ जमहूरियत कम से कम ये ज़रूर हुआ है कि चलो जी 5 साल इलेक्शन का दौर पूरा होता है, वज़ीर आज़म पूरे नहीं करता 5 साल,
लेकिन जो अपोजिशन है उसका यही काम है, जो भी हो, कि जी 5 साल इसी में लगा देने का, अब आज गए, अब गिराना है, ये हफ्ता गुजर गया, चलो ये अगले महीने कुछ नया करें, अगले महीने कुछ नया करें। उसामा साहब, ये आपने सिर्फ एक सिक्के का एक रुख दिखाया, सिक्के का दूसरा रुख मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि पाकिस्तान में ये भी एक रवायत रही है कि जिसको इक़्तिदार मिला तो उसने इक़्तिदार में आके कोशिश की कि अब जनाब कब्र में जाके ही इक़्तिदार ख़त्म हो तो हो, अदरवाइज़ नहीं होने देना। चाहे उसके लिए मियाँ साहब जो हैं वो उस वक़्त अमीरुल मोमिनीन बनने जा रहे थे, चाहे जरदारी साहब ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इन दोनों को डिस्क्वालीफाई करवा दिया था, उनका ख्याल था कि अगले पता नहीं सारी उम्र मैंने ही रहना है। आप फिर अब दोबारा देख लें, उस वक्त तो ये बातें होनी शुरू हो गई थी कि जुनैद सफदर साहब जो है वो 2026 में वो प्राइम मिनिस्टर होंगे और मरियम नवाज 2023 में प्राइम मिनिस्टर होंगी। यानी कि तैयारियाँ इस तरह की जा रही होती हैं कि जो भी हो, अब ये EVM ले आए हैं। नवाज शरीफ ने 99 में बेनज़ीर और मोहतरमा बेनज़ीर और आसिफ अली ज़रदारी दोनों पे पर्चे कटवाए, दोनों को यहाँ से भगवा दिया और उनका ख्याल था कि अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, अब तो सारी उम्र मैंने ही रहना। मुशर्रफ साहब भी यही कहते थे कि जनाब मैं वर्दी जो है वो मेरी खाल है, वर्दी उतरेगी नहीं, और लोगों ने देखा उतरी। मियाँ साहब को लोगों ने देखा जो अगले 100 साल की तैयारी करके बैठे हुए थे, किस तरह एग्जाइल में चले गए। अब फिर वो लग रहा था कि जनाब 2023 में भी नवाज शरीफ आगे मरियम के आगे जुनैद, और ये सिलसिला रुकना ही नहीं है, अपोजिशन को मुका ही देना है। तो हुकूमतों ने भी आज तक डिलीवर करके लोगों के दिल जीत के वोट लेने की कोशिश नहीं की। उनका यही था कि जनाब हम भी अपोजिशन को ख़त्म करें, इनको पकड़ के इनकी नितरोल करें, इनको यहाँ से भगा दें और उसके बाद बस हम ही राज करें। लेकिन इमरान खान कहते हैं जी हम इमरान खान साहब जो है वो भी EVM का सहारा ढूंढ रहे हैं, बेहतरी के लिए कर रहे हैं, वो भी EVM का सहारा ढूंढ रहे हैं। आप वोट की ताकत पे आ जाए, आपको लग पता जाएगा। लाहौर में 133 में तो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये खुद भाग गए, जानबूझ के ऐसे लोगों को जो है ताइब कनिंदा और तजवीज़ कनिंदा बनाया गया ताकि पता ही ना चले कि जनाब और हम डिस्क्वालीफाई हो जाए। मेरा मतलब ये कैसे हो सकता है कि कैंडिडेट जो है उसका कवरिंग कैंडिडेट ही कोई नहीं है, कभी आपने कभी सुना? और वहाँ पे कवरिंग कैंडिडेट रखा ही कोई नहीं गया। सवाल तो बड़े हैं कि जनाब 2-2, 3-3 कवरिंग कैंडिडेट होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनको रखा जाता है स्टैंड बाय में। यहाँ पे आपने किसी को स्टैंड बाय में रखा ही किसी को नहीं है। और क्या इस तरह भी होता है कि इनको पता ही नहीं था कि जनाब आपने किस तरह से कागजात जो है, कागजात नामजदगी जो है वो भरवाने हैं। वहाँ बुकला होता है, उनकी मुशावरत होती है, उसके बाद सारा कुछ अच्छा किया जाता है। मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक से पहले गुलाम साहब, ये जो बाबर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि बिल्कुल अपोजिशन अपना काम करती रहती है, हुकूमत गिरानी है, और जो हुकूमत में होता है वो ये समझता है कि मैं पता नहीं करता। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब अब कल की इतनी बड़ी फतह के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे या वो अभी भी इत्तेहादियों को साथ रखेंगे? इत्तेहादी तो जाहिर है कि उनकी मजबूरी है, और जिस तरह से कैसे हमारे मेंबरान कौमी असम्बली हैं जो उनकी शक्ल भी देखने को तरस गए थे, तो उनसे भी वज़ीर-ए-आज़म ने परसों मुलाकातें की हैं। ठीक है, तो ये वक्त बताता है। वो जो कभी किसी से हाथ नहीं मिलाते, किसी की तरफ मुस्कुरा के नहीं देखते, वो उन्होंने बड़ी मुलाकातें की हैं। सर, मुझे न्यूज़ अपडेट्स हैं चुके, न्यूज़ अपडेट्स देखते हैं और उसके बाद बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में किस तरह भारत अब पहले से भी ज़्यादा रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, मासूम लोगों को किस तरह कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, और उनकी लाशें भी हवाले नहीं की जाती। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। बहुत मुश्किल हो जाता है छोटी छोटी बच्चियों की ये बातें सुनकर, ये सवाल सुनकर कि किसी के वालिद को इस तरह से शहीद किया जाए, निहत्ते शख्स को, मासूम को, और उसकी लाश भी ना दी जाए और उसका कोई कसूर भी ना हो। ये सब कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है और पुलिस मुकाबलों के नाम पर हो रहा है। गुलाम रज़ा साहब, 30 लोगों को शहीद किया जा चुका है अक्टूबर से अब तक। ये जो डॉक्यूमेंटेड है या जो चीज़ें सामने आती हैं, जो रिपोर्ट हो जाती हैं, ये वो हैं। पिछले सिर्फ 2 दिन में तकरीबन 9 लोगों को, 2 रोज़ में 9 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा चुका है। अब ये इन बच्चियों की आहाएं और सिसकियाँ ये दुनिया तक सिर्फ तब पहुंच पाती हैं जब किसी शख्स ने कोई मोबाइल से बना ली और किसी तरह से बाहर चला गया, कहीं इंटरनेट सर्विस मिल गई और वहाँ से कहीं आ गए। वरना तो इस तरह की रोज़ाना दास्तानें हैं जुल्म की जो लिखी जा रही हैं इस तरह, और पूरा ख़ानदान ही मार दिया जाता है ताकि किसी को पता ही ना चले। और कितने लोगों के ऊपर जुल्म और जबर होगा कि अगर हम बोले
तो फिर किसी और को मार दिया जाएगा। आज वालिद को शहीद किया है तो अगर कोई भाई बच गया है, कोई माँ है, कोई बेटी है, तो उसको भी मार देंगे, उसको भी उठा कर ले जाएंगे, या उसकी यानी उसके साथ क्या कुछ नहीं, मतलब रेप कर देंगे, इस तरह के थ्रेट दिए जाएंगे। तो ये इतनी इंतहा है। मेरा ख्याल है ऐसी मिसालें इस वक्त, यानी हालिया हम तारीख देखें दुनिया की, कहीं और नहीं मिलती इतनी जुल्म की। दुनिया भर में ये एक वाहिद खित्ता है जहाँ पे जुल्म व बर्बरियत का बाज़ार भारत जैसे फाशिस्ट मुल्क ने, गुंडे मुल्क ने अपनी रियासी दहशतगर्दी के ज़रिए से मुसलमानों के ऊपर जारी रखा हुआ है। ये जो तशद्दुद है, ये जो वहाँ पे लोगों का गायब किया जाना है, वहाँ उनको कत्ल गारत किया जाना है, उनके सर्च ऑपरेशंस के नाम पे रोज़ाना हम सुनते हैं शुपियाँ, हैदरपुरा, बाड़ीपुरा, जो श्रीनगर, अनंतनाग, इस्लामाबाद और हज़रतबाद, जिधर से मर्ज़ी आप देख लें, रोज़ाना ख़बरें ऐसी हौलनाक आती हैं कि दिल खून के आंसू होता है कि ये वो गुंडा गर्दी है जिसको ना जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो देख रही है और ना आलमी बरादरी देख रही है। हम सफारती तौर पे मज़म्मत कर सकते हैं, हम आवाज़ उठाते हैं उनकी, लेकिन उनकी आवाज़ कहीं भी बड़े ईवानों में, दुनिया के ईवानों में सुनाई नहीं देती। दुनिया के मुनसफ जो हैं वो सो रहे हैं इस हवाले से। कहीं एक छोटा सा वाक़या हो जाता है तो पूरी दुनिया के जो लिबरल्स हैं, जो बड़ी आज़ादी की बात करते हैं, वो सर पे उठा लेते हैं, आसमान सर पे उठा लेते हैं कि यहाँ इसका फ़लाँ हक जो है वो मजरूह हो गया। आपने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल देखी थी, काबीना में कोई खातून नहीं थी, लेकिन वहाँ कितनी कितनी बातें की गई और अभी तक वहाँ क्या सूरत हाल है, लोग मर रहे हैं। लेकिन कश्मीर में रोज़ाना बेदर्दी के साथ कत्ल गारतगरी की जाती है, वहाँ बच्चियों की इज़्ज़त तातार कर दी जाती है, वहाँ नौजवान जो हैं उनको गायब कर दिया जाता है, वहाँ रोज़ाना जो दहशतगर्द वहाँ पे हैं भारत के, वो उठा के ले जाते हैं लोगों को और गायब कर देते हैं, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। आपने सही कहा कि कौन है जो उनके दुखों का मुदावा कर सके, लेकिन ये देखिए आप कि 5 अगस्त 2019 से लेके अब तक कितना वक्त गुजर गया है, उनके अज़म में कोई फ़र्क नहीं आया। हमने ये देखा कि किसी भी लिहाज से वो उनके हौसले पस्त नहीं हुए। ये छोटी सी बेटी जिसका वालिद फौत हो गया है, उसको रोने के लिए अपने बाप की लाश चाहिए, उसको रोने के लिए अपने बाप की लाश चाहिए, लेकिन उसके बाप की लाश उसको नहीं दी जा रही। उसने गिला नहीं किया कि मेरे बाप को क्यों मार दिया गया, वो कहती है मुझे रोने के लिए मेरे बाप की लाश दे दो, हम अपने बाप को खुद दफन कर ले। तो ये दुनिया के मुनसफ जो है उनके मुंह पर तमाचा है इस बेटी का इस तरह से बात करना। गुलाम साहब, और उसके बाद ये मारने के बाद, कत्ल करने के बाद हम मुस्कुराते हैं कि ऐसे, यानी बुज़दिली इतनी है कि निहत्ते लोगों को शहीद करके फिर ये जश्न मनाते हैं। अभी हमने हाल ही में देखा कि यहीं पर कालमन पूंछ का इलाका है जहाँ पर कुछ जंगलात में जो मुजाहिदीन थे इनसे वो नहीं काबू हुए, चंद एक होंगे, और इनके कितने, मेरे ख्याल 10-15 फ़ौजी वहाँ पर जिनमें अफसरान भी थे वो भी मारे गए। तो ज़रा अगर कोई रेजिस्टेंस करता है तो उसके आगे तो ये कुछ नहीं कर पाते, लेकिन निहत्ते बिल्कुल जो मासूम लोग हैं उनको इस तरह से ये मारते हैं। कोई मुजाहिद का पता लग गया, उसके भाइयों को, उसके ख़ानदान को, घरों को आग लगा देंगे। अब बाबर डोगर साहब, जो बात गुलाम साहब ने कही कि जो बाइडन जब आए थे बड़े जी इंसानी हकूक़ की बात की जाती थी। अच्छा, अफ़गानिस्तान में जी बच्चियों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा, बिल्कुल जाने देना चाहिए जी। अगर नहीं जाने दिया जा रहा, ओह ये देखिए इंसानी हकूक़ का जनाब, औरतों को दफ्तरों में आना चाहिए, ये जो देखिए जी ये तो पर्दा करवा रहे हैं। वहाँ इंसानी हकूक़ आ जाते हैं जहाँ ये छोटी छोटी मासूम बच्चियों को मार दिया जाए, उनके वालिदैन को मार दिया जाए, उनके साथ मैं अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल कर सकता, उनकी इज़्ज़तों से खेला जाए। वहाँ रेप के इतने केसेस, और कोई नहीं पूछेगा, वहाँ कानून है कि फ़ौजी को कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं, वो जो मर्जी कर दे। वहाँ पर इंसानी हकूक़ नहीं याद आते। वहाँ अभी ये साथ ही है, ज़्यादा फासला नहीं है। वहाँ पर अफ़गानिस्तान में बड़ा जी इंसानी हकूक़ पामाली हो रही है, यहाँ कत्लेआम हो रहा है, किसी को होश नहीं। उसामा साहब, वेस्ट की, यूरोप की और अमेरिका की जो इंसानी हकूक़ की डेफिनेशन है, जो तारीफ़ है, उनकी अपनी है। जहाँ पर उनको सूट करता है वहाँ पर ही वही तारीफ़ इंसानी हकूक़ की होती है। अफ़गानिस्तान में कुछ भी हो जाए वहाँ पर जनाब इंसानी हकूक़ की वायलेशन है, वहाँ पर जनाब वो जो मर्ज़ी पॉलिसी ले आएँ वो इंसानी हकूक़ की वायलेशन है। वहाँ पर औरतों के साथ जितना मर्ज़ी बेहतर सलूक कर लिया जाए, जब तक इनके क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं आएगा वो इंसानी हकूक़ की वायलेशन है जी।
अब जहाँ पर इनकी मर्ज़ी होती है वहाँ पर ये आंखें बंद कर लेते हैं, ये इसराइल में आंखें बंद कर लेते हैं, ये फ़लस्तीन में आंखें बंद कर लेते हैं, ये कश्मीर में आंखें बंद कर लेते हैं। जहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा हो, जहाँ वहाँ पर इंसानी हकूक़ का मायने ही बदल जाता है, वहाँ पर ये कभी आवाज़ नहीं उठाते। बाइडन को सारी दुनिया के मुसलमान जो ममालिक हैं वो तो इंसानी हकूक़ की वायलेशन करते नज़र आएंगे, लेकिन इंडिया कभी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया उनका फ्रंट लाइन पार्टनर है। कश्मीर के चाइना के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट है उनकी, तो वो वहाँ पर इंडिया जो है उसको लाइसेंस टू किल दिया हुआ है। वो चाहे कश्मीरियों को मारे, वो बंगाली मुसलमानों को मारे, वो सिखों को मारे, वो दलितों को मारे, वहाँ पर हिंदुत्व की जो तहरीक है वो पूरे ज़ोर पर हो। हिंदू इंतहा पसंदी जो है वो जनाब वो माइनॉरिटी जो है, हिंदू इंतहा पसंद माइनॉरिटीज़ को ख़त्म करने के दर पे हुए हों, वो इनको नज़र नहीं आएंगे, उसको ना ये देखेंगे, बल्कि ये उनको मज़ीद सपोर्ट करेंगे कि जनाब और इनको मारो और इनको। हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, हमारा मीडिया आंखें बंद करके बैठा हुआ है। अब मसला ये है कि चले यूएनओ तो इस पे आवाज़ नहीं उठाता, अमेरिका आवाज़ नहीं उठाता, वेस्ट इस पे आंखें बंद करके बैठा हुआ है, उनके मीडिया को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। मेरा तो गिला OIC से है, मेरा तो गिला मुस्लिम ममालिक से है जो इंडिया के साथ बैठे हुए हैं, और वो भी उनके जो माली मफादात हैं वो उनको ज़्यादा अजीज है और वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। अरब स्टेट्स क्या कर रही हैं, सऊदी अरब क्या कर रहा है, बाकी इस्लामी ममालिक क्या कर रहे हैं, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इंडिया के साथ जनाब मिल के बैठे हुए हैं, वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको कश्मीरियों का खून नजर नहीं आता, उनको भी बंगालियों का खून नजर नहीं आता, उनको कुछ नजर नहीं आता। उनको नजर आता है तो उनको सोना नजर आता है, इंडिया का चांदी नजर आती है, और उनकी आंखें जो हैं वो उससे तेल की खरीदारी नजर आती है। अच्छा, इसमें गुलाम साहब ब्रेक का वक्त हो जाएगा। मैं अभी आज खबर देख रहा था कि 60% आबादी अफ़गानिस्तान की वो भूख का शिकार है, शदीद भूख का, यानी लोग मर सकते हैं भूख से, वहाँ ये आलम है। और उनके लिए ये है कि उनके फंड्स भी जारी नहीं कर ले जो सरकारी तौर पर हैं अफ़गानिस्तान के, अमेरिका ने दबा रखे हैं। तो ये इतना सा स्टेप ये भारत के लिए अगर ले लिया जाए, कोई माशी बाइकआउट का ही, तो ये बड़ा मसला हो सकता है भारत के लिए। लेकिन वहाँ पर कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब उसको बिल्कुल ही बाइकआउट कर दें, वहाँ से सफ़ीर वापस बुला ले, कोई एक छोटा सा कोई स्टेप, कंडेमनेशन भी उस तरह की नहीं आती। चले OIC कंडेम करता है, पाकिस्तान जनाब रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, वजारत खारजा जो डॉसियर दे रहे हैं, बता रहे हैं दुनिया को, और फिर जाहिर है कि भारत उसका बदला हमसे FATF में दीगर जगहों पर लेने की कोशिश करता है, पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन ये बाकी ममालिक जो हैं वो तो ये करते हैं कि चीन पाकिस्तान मिलकर अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ लेकर जाते हैं तो वहाँ वीटो कर देते हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि किसी भी मुल्क का गरीब होना, उसके अवाम का गरीब होना एक बहुत बड़ी, आप ये समझें कि जुर्म बन गया है, और उनके वसाइल पर वो गुमाश्ते जो हैं पूरे दुनिया के, वो गासिब हैं, वो काबिज़ हैं, वो एक तरफ उनको रुलाते हैं, जब वो रोते हैं, चीखते हैं, भूख से बिलबिलाते हैं, तो उनके सामने एक बिस्किट का पैकेट, एक रोटी या सूखे चने फेंक दिए जाते हैं। आपने पिछले 30 साल से अमेरिका की जो पॉलिसी है वो आपने क्या देखी कि एक तरफ डेजी कटर बम फेंके जाते थे और दूसरी तरफ वहीं पे राशन के पैकेट फेंके जाते थे। आपने यही चीज़ सही बरतानिया इराक में देखी कि वहाँ लोगों को जुल्म का निशाना बनाया जाता, बम ब्लास्ट होते थे और वहाँ पे साथ खाने की पेटियाँ फेंक दी जाती थी। ये है इस नई दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर, और ये है दुनिया के गुमाश्ते। सर, तारीख हमें ये बताती है जुल्म की रात तवील ज़रूर हो सकती है लेकिन ख़त्म ज़रूर होती है। ब्रेक लेनी नहीं है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ा बहरान सर उठा रहा है, गैस का बहरान। कितना ये नुकसानदेह हो सकता है मुल्क की मईशत के लिए, लोगों के लिए। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। मुल्क में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है, बहुत ज़्यादा इसका ख़तरा है। इसके लिए प्लान बनाया जा रहा है, सोचा जा रहा है कि किया क्या जाए। अभी हाल ही में हुकूमत को यह भी एतराज़ हुआ मीडिया पर कि जी हम कुछ कहते हैं, मीडिया कुछ चला देता है। मिसाल के तौर पर हमाद अज़हर साहब ने कहा कि जी 3 वक्त जो है खाने के औकात सुबह, दोपहर और शाम, इसमें घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए, ये हम लेकर आए हैं।
अब इसको ये कह दिया गया, हुकूमत का ये एतराज़ है कि जी अब सिर्फ 3 वक्त में गैस मिलेगी। वो कह रहे हैं इस वक्त में यकीनी बनाया जाए, कहते हैं जी कि सिर्फ अब भी इसी वक्त में गैस मिलेगी। इस पर जनाब झगड़ा हो गया। अब ये सोचा जा रहा है कि जनरल इंडस्ट्री को, सिवाय नहीं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है जिससे पाकिस्तान ज़र मुबादला कमाता है, एक्सपोर्ट करता है, उसके अलावा बाकी तमाम इंडस्ट्री को भी गैस की सप्लाई बंद की जाए 2 माह के लिए। CNG सेक्टर को भी बंद की जाए, कैप्टिव जो पावर प्लांट्स हैं उनको भी गैस की सप्लाई बंद की जाए। अब है ही मुल्क में नहीं गैस, 10 साल के लिए रह गई है, सिर्फ 10 साल के लिए मुल्क में गैस रह गई है। और अभी भी आप देख लीजिए, हम आधे से ज़्यादा गैस अब भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि कोई अल्लाह ताला ही करम कर दे इस कौम पर, हमारे मुल्क पर तो ख़जाने कुछ निकल आए गैस दोबारा, कुछ जिस तरह सुई गैस से निकल आया था वो हमने बड़ी बेदर्दी से पिछली कई दिहाइयों में इस्तेमाल कर दिया। अब गुलाम मुर्तज़ा साहब, और कोई हल नहीं है इसके अलावा कि जी ये मैनेजमेंट के नाम पर हम कुछ प्लानिंग करें, लेकिन इससे बढ़कर कुछ करना होगा, आइंदा का सोचना होगा। जिस तरह आपने पहले अच्छी बात की कि जी घरेलू सार्फिन के लिए यानी आप प्राइवेट सेक्टर में लाकर सिलेंडर्स के ज़रिए उस तरफ जाएं, वरना हमारे मुल्क में इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी, बड़े मसाइल हो जाएंगे। और मुल्क तो फिर उसी से चलेगा कि जो कमाई है, किसी घर की कमाई जिस तरह होती है, काम करेंगे, कुछ चीज़ बाहर बेचेंगे तो कमाएंगे, पेट भरेंगे घर का, ख़ानदान का, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जिस तरह से हमने अपने कुदरती वसाइल को तबाह किया है। देखिए, जो RLNG है ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है, और ये हमारा जो इस वक्त हमें नेचुरल गैस जो अवेलेबल है उसके साथ भी अगर हम ये कहें कि हमें तकरीबन 2000 MMCFD के करीब हमें चाहिए है, एटलीस्ट फौरी तौर पे तो 1000 MMCFD हमें यौमिया चाहिए कि हम ये गैस अपने सिस्टम में दाखिल करें। उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ऑलरेडी हमारे पास सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं। एंगरो ने अपना टर्मिनल लगाया हुआ है, और कंपनीज जो हैं उन्होंने टर्मिनल लगाए हुए हैं, और वहाँ से हम गैस वहाँ RLNG लाते हैं और उसको रीगैसीफाई करते हैं। तो हमें और मज़ीद इस तरह के टर्मिनल्स लगाने हैं, एटलीस्ट 3-4 टर्मिनल लगाने हैं जिनका 600 रोज़ाना 600 MMCFD एटलीस्ट वो रीगैसीफाई कर सकें। और वो उसको हमने फिर उसके साथ एक नेटवर्क बनाना है नॉर्थ साउथ का, ताकि वो उसको हम पंजाब और दीगर शहरों तक उसको हम ट्रैवल करवा सकें उस गैस को। तो ये हमें फौरी तौर पर करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये जिस तरह की सर्दी आ रही है, अभी तो माहौलियाती आलूदगी की वजह से सर्दी बहुत कम हो गई है, लेकिन उसके बावजूद हमें जनरल इंडस्ट्री हर साल बंद करनी पड़ती है, हमें CNG भी बंद करनी पड़ती है, हमें और दीगर जो शोबा जात हैं उनको भी बंद करना पड़ता है। फर्नेस जो भट्टियाँ हैं वो उनको हम गैस बंद करते हैं, वो टायर और दीगर गंद जो है मुर्गी खानों का वो जलाना शुरू करते हैं, जिससे माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है। तो ये सारी सूरत हाल का वहाँ लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि 50% हाजिरी होगी सिर्फ प्राइवेट जो दफातर हैं उनमें। इतना बुरा हाल हो गया इस वक्त एयर क्वालिटी का लाहौर, वस्ती पंजाब में, कराची दुनिया के 11वें नंबर में सबसे ज़्यादा आलूदा है, बड़े शहर की पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर लाहौर, जो कि इस वक्त दुनिया में, आज का मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया में इस वक्त सबसे आलूदा शहर इस वक्त लाहौर है। इतने बुरे हालात हैं, जबकि जो कमीशन बनाया गया था लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें आज रिपोर्ट पेश की गई लाहौर हाई कोर्ट में, तो उसमें कहा गया जी स्कूल्स भी बंद किए जाए, लेकिन उस पर हाई कोर्ट ने रूलिंग दी, लेकिन दफातर में कहा जी 50% तक हाजिरी की जाए। ये टाइप ए का हम सुनते थे, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन, उसका क्या होगा? रूस ने जो गैस पाइपलाइन बिछानी है उसका क्या होगा? और इससे आगे चलकर अगर हम बात करें सोलर से भी तो एनर्जी हासिल की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह हमारे लिए, इंसानों के लिए खुराक है, मुल्क के लिए, मईशत के लिए तो तवानाई वो खुराक है। तो तवानाई का बहरान इससे निपटने के लिए तो फौरी तौर पर एमरजेंसी की ज़रूरत है इस वक्त। गुलाम मुर्तज़ा साहब, बिल्कुल तवानाई एमरजेंसी लगानी चाहिए, और ये जिस तरह से इससे पहले लगाई गई थी एमरजेंसी 2018 में, और फिर आपने 2013 में लगाई गई थी, आपने 3-4 साल में उसके रिजल्ट्स देख लिए थे कि काफ़ी हद तक जो है वो तवानाई का बहरान कंट्रोल में आ रहा था। तो अभी हमें फौरी तौर पे जो इकदाम करने की ज़रूरत है। जिस तरह आपने पोल्यूशन का कहा, तो आज से 10-15-12 साल पहले नई दिल्ली का भी यही हाल था, लेकिन वहाँ उन्होंने 2 से 3 साल के अंदर उसको इस तरह से ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल किया, अपनी तमाम बसेस को, अपने तमाम सारे मामलात को, कि वहाँ पोल्यूशन जो था वो अच्छा लेवल हो गया। तो अभी बीजिंग में आप देखें, चाइना के बहुत सारे स्टेट्स में आप देखें, वहाँ सुबह मैसेज मौसूल होता है कि आज पोल्यूशन का रेट ये है, आज अपनी शहरी गाड़ी नहीं निकालें।
तो शहरी गाड़ी नहीं निकालते और वो ट्रेन पे सफ़र करते हैं, वो बस पे सफ़र करते हैं। तो इस तरह से लाहौर में भी हमें इस तरह के काम करने की ज़रूरत है। जब मेट्रो बनाई गई है, जो ऑरेंज लाइन बनाई गई है, उसको इस्तेमाल किया जाए। लोगों को घरों से गाड़ियाँ 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बंद कर दी जाए। अच्छा बाबू डोगर साहब, चीन में भी बड़ी हमने देखा था, इससे भी ज़्यादा बुरी सूरत हाल होती थी। बहरहाल उन्होंने अब पहले से काफ़ी बेहतर दिखाई है। अगर गैस बहरान की सिर्फ हम बात करें, ये हर साल हम देखते हैं, हमें पता है कि अगले साल इससे भी ज़्यादा हमें कमी का सामना होगा। मैंने बता दिया क्या 10 साल की गैस मुल्क में रह गई है, जो अभी हमारे रिजर्व्स हैं वो इससे ज़्यादा की नहीं है। तो आज से हम एमरजेंसी क्यों नहीं लगाते? समझ साहब, गैस का कोई इशू ही नहीं है इस मुल्क में। ना इस मुल्क में कोई पोल्यूशन का इशू है, ना इस मुल्क में महंगाई का कोई इशू है, ना इस मुल्क में कोई गवर्नेंस का इशू है। इस मुल्क में एक ही इशू है, वो है EVM मशीन्स। कि जनाब अगले इलेक्शन में EVM मशीन्स होनी चाहिए, बायोमेट्रिक होना चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देना चाहिए। ये इस मुल्क के सबसे बड़े मसले हैं। इस पे पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन भी हो सकता है। इस पे दिन रात अपोजिशन को जनाब जो इत्तेहादी हैं, अलाइज हैं, उनके तल्ले मिनते भी किए जा सकते हैं, उनको मनाया भी जा सकता है। गैस का इशू ही नहीं है। कभी आपने कभी सुना किसी मिनिस्टर को गैस पे परेशान होते, अलाइज को इत्मीनान में लेते कि यहाँ अपोजिशन के साथ बैठ के इस पर बात करते हैं? स्पीकर नेशनल असम्बली को ये टेंशन हुई हो कि जनाब मुल्क में महंगाई हो रही है, गैस का इशू है, अपोजिशन को इस पर इत्मीनान में लिया जाए। अपोजिशन के साथ बैठ के बात करते हैं, अलाइज के साथ बैठ के बात करते हैं, इस पर कोई लेजिस्लेशन कर लेते हैं, इसका कोई वे आउट निकाला जाए। पंजाब गवर्नमेंट, मैं पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमान जो है उनका चल रहा है, वो उनके नज़दीक सबसे अहम चीज़ जो है वो एहसन इकबाल की मीडिया टॉक है, या जनाब नवाज शरीफ की जनाब मैच फिक्सिंग है, या वही EVM है। उसी पे उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लाहौर जो है वो पोल्यूशन का तो कोई इशू ही नहीं है, गवर्नमेंट तो उसको कंसिडर ही नहीं करती। आप समझते होंगे पोल्यूशन, गवर्नमेंट नहीं समझती ये पोल्यूशन है या कोई इसका कोई रोला है या मसला है, लाहौर में डेंगू फैल रहा है या नहीं फैल रहा, ये सुनामी की जो बात की जाती है वो तो यही कि माहौलियात तबाह हो गई। पिछले 10 साल में 70% ग्रीन एरिया खत्म हो गया है सिर्फ लाहौर के। ये फेक न्यूज़ दे रहे हैं, ये फेक न्यूज़ है, ये प्रोपेगेंडा है सर। ये इस हुकूमत के इमरान खान साहब के अल्फाज है सर, मेरे नहीं है। कैंपेन है सर, ये इमरान खान के इश्यूज नहीं है। इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू जिस पे आपको बात करनी चाहिए वो ये है कि इस मुल्क में इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए यहाँ पर EVM मशीन होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी लाहौर की आलूदगी बिल्कुल ठीक है। CM को तो नहीं नज़र आती, हसन खावर साहब को तो नहीं नज़र आती, इमरान खान साहब को तो नज़र नहीं आती, आपको पता नहीं कहाँ से नज़र आ जाती। सर हाई कोर्ट में ने अब अहकाम जारी कर दिए हैं, ये तो हुकूमत को मानने पड़ेंगे, पंजाब हुकूमत को। इतनी खौफनाक सूरत हाल है। और ये जो गैस का बहरान है इसके लिए भी एमरजेंसी चाहिए। और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो इन जगह पर बात कर रहे हैं, दुरुस्त है कि ये शायद इससे इन सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये इंसानी जान से जुड़ा हुआ है, हमारे मुस्तकबिल से, सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे मुतासर होने से। तो अल्लाह ताला ने तो हमें ऐसे खित्ते में मुल्क दिया है कि जी ये रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर वाफिर है, सोलर, उसमें आज से इन्वेस्ट करना शुरू करें। और बहुत सी चीज़ें, यानी आप गीज़र भी अगर चलाना है, चूल्हे भी अब तो इलेक्ट्रिसिटी पे रहें अवेलेबल, तो सोलर से आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं, सूरज से। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।